तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ द इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। तो अभी तक हमने देख लिया था इन बुक 2 कि कैसे 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही है और इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस थे। सो वी हैड 3 चैलेंजेस, जिसमें से पहला था टू शेप द नेशन। दूसरा था टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी एंड तीसरा था फॉर टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल-बीइंग ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो पहला चैलेंज हमने सॉल्व कर लिया था इन आवर फर्स्ट चैप्टर। दूसरे में हमने देख लिया था डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश हुई, इलेक्शंस कैसे हुए, व्हाट वाज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसमें हमने डेमोक्रेसी का स्टैब्लिशमेंट देख लिया था। तीसरे में हमने देखा था अबाउट डेवलपमेंट प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, कैसे फिर 5 ईयर प्लान्स में गिरावट आई, फिर एनुअल प्लान्स निकाले गए, है ना। उसके बाद हम आएगा देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो इंडियाज़ के एक्सटर्नल रिलेशंस थे या फिर कैसे तो 1965 या फिर 60s के बाद से जो चैलेंजेस हमारे पास आना शुरू हुए एक्सटर्नली, है ना, जो रिलेशंस को लेकर, उसको हमें देखना है इस चैप्टर में। सो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंटरनेशनल कंटेक्स्ट कैसा था एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें ऑफकोर्स अपने एक्सटर्नल रिलेशंस देखने हैं, तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट कैसा चल रहा था उस टाइम पे, उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट ऐसा था कि अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 हुई है। वर्ल्ड वॉज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। कोलोनियलिज्म ख़त्म होने जा रहा था, डिकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था, और इससे हो क्या रहा था, नए नेशंस निकल रहे थे और उनके पास भी सेम चैलेंजेस है जो अपने पास है, लाइक पार्टीशन, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड ऑल। ठीक है, अब थोड़ा इसमें इंडिया का हाल देखते हैं। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में इंडिया का क्या हाल था। इंडिया के पास खुद के भी चैलेंजेस हैं, लाइक इंटरनल डिस्प्यूट्स, पार्टीशन, है ना, एंड ट्विन चैलेंजेस अगेन जो सब कंट्रीज के पास थे, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, एंड सेकेंड वॉज टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये चैलेंजेस इंडिया के पास भी थे। और दूसरी चीज़ पॉवर्टी, एंड इस सिचुएशन में हम अपनी फ्रेम कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम इतना ध्यान रखा जा रहा है कि किन किन चीज़ों पे मतलब इंडिया को कैसा स्टैंड लेना है। तो 2-3 चीज़ें एकदम क्लियर थी कि हमें सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करना है सभी कंट्रीज़ की, जिससे सभी कंट्रीज हमारे सोवर्निटी को भी रिस्पेक्ट करें। दूसरा, हमें पीस के लिए, फिर मेंटेनेंस ऑफ पीस, फिर सिर्फ पीस लिख दो, पीस के लिए काम करना है। और ये दोनों चीज़ें इंक्लूड की गई हमारे DPSPs में भी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है ना। अब फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिपेंड करती, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है ऑन द डोमेस्टिक इश्यूज एंड ऑन द इंटरनेशनल फैक्टर्स। तो इंडिया के पास डोमेस्टिक इश्यूज कैसे थे? डोमेस्टिक इश्यूज वर लाइक इंटरनल डिस्प्यूट्स, पार्टीशन, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इंश्योर करना है, डेमोक्रेसी लेके आना है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है ना, फॉरेन पॉलिसी को शेप करना है। एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या थे? वर्ल्ड वॉर, रिकंस्ट्रक्शन, कोलोनियलिज्म खत्म हो रहा है, नए नेशंस निकल के आ रहे हैं, सबसे नए अच्छे रिलेशंस बनाने हैं।
ठीक है ना। तो इस फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए हमेशा दो फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है, डोमेस्टिक फैक्टर्स एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स। अब थोड़ा देखते हैं, वन सेकेंड, हाँ। अब दूसरी चीज़, बहुत सी नई नई कंट्रीज आज़ाद हो रही हैं और वो सब आती हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि कुछ डेवलपिंग नेशंस उनको कुछ लोग कह देते थे, ठीक। लाइक इंडिया इज़ ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, बहुत सारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आज डेवलप हो चुकी हैं, ठीक। उस टाइम पे जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके पास होता क्या था, रिसोर्सेज बहुत कम रहते थे, ठीक है। तो रिसोर्सेज कम रहते थे, जो उनका डोमेस्टिक इशू है, रिसोर्सेज उनके पास कम रहते थे, इसलिए ऑन द वर्ल्ड स्टेज, ऑन द इंटरनेशनल लेवल, इफ सिचुएशन बनी हुई है वॉर की, तो वो उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे और वो ट्राई करेंगे कि पीस इंश्योर हो जाए। क्यों? क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वॉर अफोर्ड कर पाए, ठीक है। इफ इनके पास रिसोर्स अच्छे हो जाएंगे, कल को बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, इनकी मिलिट्री डेवलप हो जाएगी, तो ये खुद यही चीज़ करेंगे, है ना, अपनी बात मनवाने के लिए। तो इसके लिए हाँ, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, डेवलपिंग नेशंस के आगे हमने पढ़ा था पहले भी कि दो ऑप्शंस रहते थे। एक था वन सेकेंड, हाँ, एक था कि वो यूएसए को ज्वाइन कर ले, एंड वन वॉज दैट दे शुड ज्वाइन यूएसएसआर, ठीक है। इसीलिए दो कैंप्स में दुनिया बटी हुई थी। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं उस टाइम पे, जब मतलब इंडिया आज़ाद हो रहा है और इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी शेप करनी है। इंडिया देख रहा है कि उसके डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या चल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं, और बाकी डेवलपिंग नेशंस जो हैं, जो इंडिया के साथ आज़ाद हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो इंडिया हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है और इसके बाद इंडिया अपने खुद की फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करता है। और इंडिया, वन सेकेंड, हाँ, इंडिया ऑप्ट्स आउट फॉर नैम, या फिर नाम, जो पढ़ना हो। इसका मतलब है द नॉन अलाइन या फिर अलाइनमेंट मूवमेंट। मतलब जो दो कैंप्स में दुनिया बटी हुई है, ना इंडिया ना यूएसए के साइड है, ना इंडिया यूएसएसआर के साइड है, नॉन अलाइंड है, मतलब किसी के साइड नहीं है। इनका एक तीसरा अलग से वर्ल्ड बनाए, मतलब इन लोग कैंप बनाएंगे, जिसको आज की डेट में कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। नाउ our next topic is what was the policy of non-alignment. The policy of non-alignment। अरे यार, ये लाइन जब देखो छोटी आती है, बड़ी करता हूँ इसको तो नहीं हुई, फिर से ओके ठीक है। सो व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट, इसको देखते हैं। सो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में कुछ ऐसा है कि इंडिया 1940s में जब इंडिपेंडेंस इसको मिल रही, तो हमने देख ही लिया कि इंटरनेशनल कंटेक्स्ट ऐसा है कि कोल्ड वॉर चल रही है ना। एक साइड कोल्ड वॉर है, अरे क्या हो रहा है इसको, कोल्ड वॉर है, डीकोलोनाइजेशन चल रहा है, यूएन बन चुका है 1945। यूएन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यूएन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। सो यूएन बन चुका है 1945, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन यूज़ भी हो चुका है और उसका डिस्ट्रक्शन भी देख लिया लोगों ने। एंड कम्युनिस्ट चाइना का राइज होगा, चाइना में कम्युनिज्म आएगा इन 1949, ठीक है। नाउ सो इंडिया इन सब कंटेक्स्ट में कुछ ऐसी अपनी फॉरेन पॉलिसी गाइड कर रहा था कि इंडिया
एक तो इनिशियली कॉलोनी था, सो ऑफ कोर्स अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे तरह से कॉलोनियल जो रूल है हर जगह से ख़त्म हो गया है। सो इंडिया वॉज एंटी कॉलोनियल एंड एंटी इम्पीरियल, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा मतलब एक तरह से इंडिया एग्री करता था कि जितनी भी कंट्रीज हैं एशियन एंड अफ्रीका नेशंस जो हैं जो अभी डिकोलोनाइज हुए हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कंटैक्ट होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड, एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो इंडिया वॉज एंटी इम्पेरियल एंड इम्पेरियलिज्म कर लो एंड एंटी कॉलोनियलिज्म। दूसरा, इट बिलीव्ड that there should be strong contact between African and Asian countries। दूसरा, एक चीज़ हमें और मालूम है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी हुई थी जिसने सुभाष चंद्र बोस के अंडर पे आके वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंडिया में इंग्लिश आर्मी से लड़ाई की थी, उसके भी हमें लिंकेजेस देखने को मिलते हैं टू मैनी कंट्रीज लाइक 1 सेकेंड, जापान है ना, जापान से हमें उसकी एड मिलता है। जर्मनी भी था, जर्मनी से भी लिंकेजेस थे उसके। ठीक है, ओके, हाँ। सो इंडिया कुछ ऐसा जो था कि एंटी इंपीरियल एंटी कॉलोनियल हम रहने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट अफ्रीका और नेशन को बिल्ड करना चाहिए। और यही एक कह सकते हो ये वाला जो पॉइंट है ये एक बेसिस है फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसको हम भी देखते हैं आगे। नाउ सबसे पहले हम बात करनी अबाउट नेहरूज रोल इन अवर फॉरेन पॉलिसी। सो नेहरू जो थे इनिशियली ही वॉज बोथ पीएम प्लस फॉरेन मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे एट द सेम टाइम इंडिया के, जब तक वो कह सकते हो पावर में थे। इनकी पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि सो इनका मानना था कि हमें सोवर्निटी मेंटेन करके चलनी है, सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बना के रखनी है एंड साथ साथ में डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू की पॉलिसीज़ के, है ना, जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज़ के। और मेजर 1 सेकेंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में ही वॉज इन फेवर ऑफ नाम, क्रिएशन ऑफ नाम। अब ऐसे कुछ और लोग भी थे जो नहीं चाहते कि नाम का क्रिएशन। कुछ लोग चाहते थे कि इंडिया शुड ज्वाइन यूएस। क्यों? बिकॉज यूएसए वॉज प्रो डेमोक्रेसी और इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए इंडिया को यूएस ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ माहौल था नहीं कि इतना इजीली तुम किसी कैंप को ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि था क्या कि अभी अभी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली हुई है और अभी अभी इंडिया को सेल्फ रूल की पावर मिली है। इफ वो किसी भी एक कैंप को प्रॉपरली ज्वाइन करेगा तो उसकी सवर्निटी जो है वो वापस छिन जाएगी, उसको उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। एक चीज़ और कि कौन लोग थे जो चाहते थे, ये थी भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी जो कैपिटलिज्म के फेवर में थी, स्वतंत्र पार्टी कैपिटलिज्म के फेवर में थी, प्लस डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रख लेना कि भारतीय जनसंघ बना था या फिर बनी थी 1951 एंड स्वतंत्र पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1959। दोनों के फाउंडर्स के नाम भी याद रख लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेड द भारतीय जनसंघ एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फाउंड द स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, तो ये नेहरू का रोल हमने यहाँ देख लिया। अब इसमें पहला सब टॉपिक आता है द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कैंप्स। डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कैंप्स। ठीक है, सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? अभी तुमने नेहरू की पॉलिसीज के मेन ऑब्जेक्टिव देख लिए, थोड़ा इंडिया का भी देखते हैं। तो इंडिया का था कि हमें पीस मेंटेन करके चलनी है,
और पीस मेंटेन होगी बाय रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर टेंशंस। तो कोल्ड वॉर की टेंशंस को कम करना है। एंड यूएन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, पीस कीपिंग ऑपरेशन, उसमें हमारे पास अपना पैसा तो है नहीं, बट हम उनको ह्यूमन रिसोर्स दे सकते हैं। क्योंकि पैसा नहीं है तो क्या हुआ, पॉपुलेशन है, वही दे देते हैं। हाँ, तो दोनों एक तरह के रिसोर्स ही ना। अब जब एक सेकेंड, हाँ, यूएसए हमें मालूम है 1949 में नाटो बनाता है, ठीक है। इन 1954 यूएसए बनाता है सीटो, एंड इन 1955 ये बनाता है सेंटो। सो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री थी जिसने, जो कि तुरंत ही यूएस की अलाई बन गई थी, उसने सीटो और सेंटो ज्वाइन कर लिया था। ओके, सीटो सेंटो ज्वाइन कर लिया था, और इसके अगेंस्ट में यूएसएसआर ने बनाया था द वॉर्सो पैक्ट इन 1955। अब ये सॉरी 1 सेकेंड, इसको, हाँ, इसके अगेंस्ट यूएसएसआर ने बनाया था द वॉर्सो पैक्ट। अब ये दोनों की राइवलरी चल रही है। तीसरे पे अब लैंड करता है इंडिया, जो कि तीसरा ब्लॉक बनाने जा रहा है, द थर्ड ब्लॉक, विच इज द नॉन अलाइन ब्लॉक। ठीक है। अब इसमें था क्या कि इंडिया का जो स्टैंड था वो इंडिपेंडेंट था। मतलब ऐसा दुनिया को लगता था कि इफ इंडिया नॉन अलाइंड है, नॉन अलाइंड मतलब कि ना यूएसए के साइड है ना ही यूएसएसआर के साइड है, सो इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, इंडिया का स्टैंड इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या सच में वो स्टैंड इंडिपेंडेंट था? एक एग्जांपल से देखते हैं। 1956 में क्या हुआ था, 1956 में इजिप्ट करके जो कंट्री है, इजिप्ट कंट्री से सुएज कैनाल निकलती है। तो इजिप्ट के जो लीडर थे गमाल अब्दुल नसीर, इन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है। तो क्योंकि उसके बारे में ब्रिटिशर्स की थी, ब्रिटिश यूज करते थे इसको। अब जब नेशनलाइज हो गए तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाएगी यूज करने के लिए, तो इससे यूरोपियंस और जो वहां से लोग ट्रेड करते हैं इसका यूज करके उनको टैक्स देना पड़ेगा। सो यूके ने इन्वेड कर दिया था इजिप्ट को। जिसपे इंडिया ने एक वर्ल्ड प्रोटेस्ट लीड किया था। ठीक है। On the same year, 1956, same year, USSR इन्वेड करता है हंगेरी को, या फिर हंगेरी, जो भी बुलाना हो, जिस तरह कंट्री है। और इंडिया इसमें कुछ नहीं कह रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। ऑफकोर्स क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज इन 1955, 1956 कह दो, हम 1955 में अवधि सेशन में इंडिया अनाउंस दैट इट वांट्स, फिर कांग्रेस अनाउंस्ड दैट इट वांट्स टू क्रिएट अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान आ रहा है। इस 5 ईयर प्लान के लिए बहुत सी हमें मशीनरीज, हेल्प, एड्स एंड एडवाइस, ये सब यूएसएसआर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, स्टेट इंडस्ट्रीज लगने वाली हैं, जो कि सोशलिस्ट मॉडल होता है। तो इंडिया क्यों ही बोलेगा इसके खिलाफ? ठीक है, हमें जहाँ से फ़ायदा हो रहा है हम उसके खिलाफ क्यों बोलेंगे? ठीक है, सॉरी। हाँ, एक बार यहाँ पे भी देख लो कि सुएज कैनाल है कहाँ पे। यहाँ पे पड़ता है, सॉरी ज़्यादा कुछ ऐसा हो गया क्या, यहाँ पे पड़ता है इजिप्ट, और यहाँ से सुएज कैनाल निकलती है, जो कि कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। ठीक है ना, थोड़ा आगे देखते हैं। नाम तो बन गया, नाम का फॉर्मेशन याद रख लो। नाम वॉज फॉर्म्ड ऑन 1955, 1955 में फॉर्म होता है इसी, और ये फॉर्म होता है ऑन दी एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, है ना, इस पर कहते हैं बैंडन कॉन्फ्रेंस,
बैंडम कॉन्फ्रेंस, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं इसको, इसमें फॉर्म होता है और इट वाज द पीक पॉइंट ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी। इसका फर्स्ट समिट कब होता है? इसका फर्स्ट समिट होता है इन बेलग्रेड इन 1961 ना। सो व्हाट वाज, अब एक चीज में और ध्यान रखना है कि इफ इंडिया किसी के साइड नहीं है तो इंडिया को एड भी किसी साइड से नहीं मिलेगा, इसको उस लेवल का एड नहीं मिलने वाला है किसी साइड से। थोड़ा आगे चलते हैं इसी बात पे। एफ्रो एशियन यूनिटी, ठीक है। सो इंडिया में जो नेहरू जी थे वो चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट बने बिटवीन द कोलोनाइज्ड या फिर फॉर्मरली या फिर प्री कोलोनाइज्ड कंट्रीज, और वो ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी। इसीलिए इंडिया एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करवाता है ऑन मार्च 1947, इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन दिल्ली। दूसरा, इंडिया करवाता है द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, जिसे वो कहते हैं हम बैंडम कॉन्फ्रेंस, बैंडम कॉन्फ्रेंस इन 1955, ठीक है। एक और चीज़, इंडिया एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाता है इन 1949, सॉरी हाँ, इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस के लिए। अब थोड़ा चलते हैं एक्सटर्नल रिलेशंस की ओर, बढ़ते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आए एक्सटर्नल रिलेशंस को लेकर। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे चैप्टर में अपने है नहीं, वो चैप्टर 1 में थी जो कि डिलीट हो चुका है, बट मैं प्रोवाइड कर दूं कि ना करूं देख लेते हैं। बल्कि कुछ लिख लो, इंपॉर्टेंट नेम्स लिख लो। कुछ नाम के जो 5 फाउंडर्स थे उसमें से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक थे गमाल अब्दुल नसीर, एक थे क्वामे खुरमा, ये कहाँ से कहाँ आ गए, एक थे सुकारनो, ठीक है, और एक कौन से थे, क्या तो नाम था उनका, यूगोस्लेविया वाले का प्रोस्टिटो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो इंडिया चाइना रिलेशंस अभी हम देख के आ ही चुके हैं, थोड़ा सा और देख लेंगे। सो इंडिया चाइना रिलेशंस इनिशियली स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, गुड नोट पे स्टार्ट होते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस। बट मेन प्रॉब्लम कब आती है, जब 1950 में तिब्बत वॉज अनेक्स्ड बाय चाइना। अभी तक होता क्या था, तिब्बत वॉज एक्टिंग एज अ बफर स्टेट, बट अब बफर स्टेट नहीं रह गया कोई इंडिया चाइना के बीच में। तो जो नेहरू जी को लगता था कि इंडिया और चाइना कभी किसी मिलिट्रिकल कन्फ्रंटेशन में नहीं फंसेंगे, बिकॉज बीच में एक बहुत बड़ा तिब्बत स्टेट है, और उनको ऑफकोर्स चाइना गवर्नमेंट पे भरोसा भी था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि हमें उतना भरोसा करना नहीं चाहिए चाइना के एग्रेशन का। चाइना वॉज एन एग्रेसिव कंट्री, ठीक, वहाँ के लिए ऊपर से कम्युनिस्ट कंट्री, वो वहाँ पे रिवॉल्यूशन आया है ना, वायलेंट रिवॉल्यूशन आया है। फिर भी नेहरू जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, और इनके बीच में जो था एक अच्छा रिलेशन चल रहा था। और इसी कारण से जो बॉर्डर है अपना, कह सकते हो 1 सेकेंड, ये बॉर्डर यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर, यहाँ पे दोनों जगह पर हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के रखी हैं गार्ड करने के लिए, ठीक है। और होता क्या है कि इसके बाद जब तिब्बत में इशू होता है, सो तिब्बत, अब एक चीज़ में और इवेंट कुछ होते हैं आगे कि 1958 में तिब्बत वाले रिबल करते हैं और चाइना इसको सप्रेस करता है ना, तिब्बत के रिबेलियन को चाइना सप्रेस करता है। और इसी कारण से 1959 जो उनके दलाई लामा थे वो इंडिया भाग के आ जाते हैं।
अब चाइना डिमांड करता है इंडिया से दलाई लामा को वापस भेजने की, बट इंडिया उसको रिफ्यूज़ करता है और एक शर्त पे देने की मंजूरी देता है कि उसको कुछ वो लोग हार्म नहीं करेंगे, है ना। बट उससे हुआ क्या कि इंडिया जो है वो इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करने लगा चाइना के, क्योंकि इंडिया कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। ऊपर से वो उनके अब जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अंदर जो तिब्बत आ रहा है उसका लीडर है, और इंडिया के पास कोई हक इसलिए नहीं है उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में बोलने का, बिकॉज इन 1954 जब तिब्बत के इशू वापस से एक टाइम पे बढ़ रहा था, सो इंडिया एंड चाइना ने साइन किया था द पंचशील एग्रीमेंट, जिसमें इन्होंने कुछ 5 वादे किए थे। पहला कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं होता। अब ऊपर से था क्या कि जब इनिशियली चाइना और इंडिया के बॉर्डर पैरामिलिट्री फोर्स प्रोटेक्ट करती थी, तो चाइना ने इसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे रोड्स का डेवलपमेंट कर लिया था अपने बॉर्डर साइड पे, है ना, इंपॉर्टेंट रोड्स और रनवेज का, जिसका वो बाद में वॉर के टाइम पे यूज़ भी करता है। ठीक है, अब होता क्या है, 1962 की डेट आती है जिसमें द वर्ल्ड वॉज बिजी इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही है और पूरी दुनिया की नज़र वहाँ पे है, बिकॉज वो कोई ऐसा टाइम है जहाँ पे यूएसए एंड यूएसएसआर के पास एक ऐसा चांस है कि वो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में आ सकते हैं, डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना। पूरी दुनिया का ध्यान वहाँ पे है, और इसका फ़ायदा उठा के चाइना इन्वेड कर देता है इंडिया को सडनली। ठीक है, अब इंडिया को उतना कुछ मालूम तो था नहीं कि कैसे अचानक से अटैक हो जाएगा, तो चाइना ने इन्वेड कर दिया इंडिया को। और हुआ क्या कि चाइना फर्स्ट अटैक लॉन्च करता है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जो कि 1 वीक तक चलता है, 1 हफ्ते तक चलता है, और इंडिया फिर उसके बाद सेकंड अटैक लॉन्च करता है 1 महीने बाद, जब तक इंडिया को टाइम मिल जाए थोड़ा प्रिपरेशन करने का। तो वो अक्साई चीन वाले रीजन से इस बार बढ़ता है आगे, एंड एट द सेम टाइम अरुणाचल प्रदेश से भी आगे बढ़ता है। बट क्योंकि अपने पास एक प्रिपरेशन का टाइम था, तो हमने उसको अक्साई चीन के रीजन के आगे नहीं आने दिया, हमने उसको रोक लिया। और अरुणाचल प्रदेश में बट वो पेनिट्रेट करके, लाइक ये अरुणाचल प्रदेश है और ये असम है, तो वो असम के प्लेन्स तक आ गए थे। देन कुछ टाइम बाद उसने चाइना ने खुद नहीं यूनिलैटरल सीज़फायर डिक्लेयर किया, क्योंकि इंडिया खुद को प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा है, तो उसने खुद को यूनिलैटरल सीज़फायर डिक्लेयर करके यहाँ से अपनी आर्मी को विथड्रॉ किया, बट यहाँ अक्साई चीन से नहीं गया। तो आज जो ये वाला पोर्शन है, ये चाइना के अंडर में आता है, जिसको वो लोग बुलाते हैं अक्साई चीन। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। अब साइनो इंडिया वॉर के कुछ उस टाइम पे इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, इंडिया किसने हेल्प किसने नहीं की, वो सब देख लेते हैं। कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू साइनो इंडियन वॉर। तो इस टाइम पे था क्या कि यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर के दोस्त दोनों हैं, तो यूएसएसआर वॉज न्यूट्रल। इंडिया को हेल्प मिलती फ्रॉम यूएसए एंड यूके। ठीक है, अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? ओके, इसके कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि लोगों के मन में एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जाग गई। ठीक है, कि देश हार गया अपना। दूसरी चीज़, उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर प्लस कमांडर्स भी लिख दो, उनको रिजाइन करना पड़ा। डिफेंस मिनिस्टर का नाम था उस टाइम पे, लिख देता हूँ वो भी, वीके मेनन, अ क्लोज एसोसिएट ऑफ नेहरू। अरे हाँ, दूसरी चीज़, देश का पॉलिटिकल टेस्ट चेंज होने लगा, है ना। 1962 का टाइम पीरियड चल रहा है। हम देखते हैं फिर कि आगे चल के होता क्या है। अगले इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा सीट्स जो है कम आती कांग्रेस की, है ना। पॉलिटिकल अर्थक्वेक था कांग्रेस के लिए, और चेंजेस होने भी लगा। ऊपर से पहली बार कांग्रेस के अगेंस्ट पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, विच वॉज लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी।
ऑफकोर्स ये फेल हो गया था, बट पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के पूरे टाइम पीरियड में नेहरू के जिंदा रहते रहते ऐसी चीज़ हुई थी, है ना। दूसरा, इसके साइंस हमें ऑपोजिशन में भी देखने को मिलते हैं, साइनो इंडियन वॉर के। इंडिया के पास एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इसमें दो सेक्शंस, अब इसमें जो लोग थे वो वॉर के टाइम पे दो सेक्शंस में बट गए। एक जो कह रहे हैं कि हम प्रो यूएसएसआर हैं और एक जो कह रहे हैं कि हम प्रो चाइना हैं। तो कुछ लोग इसमें भी चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी, ठीक है, जो माओइस्ट लोग थे। तो इन सब को वॉर के टाइम पे जेल में भी डाला गया। फिर ये कुछ टाइम बाद छूटते हैं और लास्ट में जाके अपनी 1964 में दूसरी पार्टी बनाते हैं, विच इज CPIM। हाँ, तो 1964 में CPIM फॉर्म होती है, जो कि माओइस्ट के फॉलोअर्स थे। एंड जो पुरानी वाली CPI थी वो प्रो यूएसएसआर थी और वो CPI ही रह जाती है, ठीक है। नाउ अब एक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया है। एक बार बना लेते हैं। सॉरी, हाँ। तो जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से हमें देखने को मिलता है कि अभी तक क्या था कि ये जो रीजन है ये पूरा आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड रीजन, अंडर डेवलप्ड रीजन बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी, कनेक्शन उतने अच्छे थे नहीं, ऊपर से पॉलिटिकल यूनिटी बहुत कम थी, प्लस यहाँ का जो इंटीग्रेशन था वो बहुत ज़्यादा वीक था। पहले भी लोग यहाँ चाहते नहीं थे इंडियन यूनियन से मिलना, इसीलिए इनकी फिर डिमांड सुनी गई और यहाँ का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। हमने देखा था इन चैप्टर 1 दैट बाय 1972 द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाज कंप्लीटेड, है ना। वो इसीलिए होता है। और 1962 में सैनो इंडियन वॉर होती है। तो जस्ट अगले साल इन 1963 नागालैंड को स्टेटहुड दिया जाता है, ठीक है, नागालैंड बनता है। देन आगे चल के फिर मणिपुर और त्रिपुरा को यूटी बनाया जाता है 1972, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज यहाँ पे बनाई जाती है, यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाते थे, ओके। तो ये सब चीज़ें होने लगी। नाउ अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इस वॉर विद पाकिस्तान। क्या लगा रहा हूँ पाकिस्तान के आगे, वॉर विद पाकिस्तान, वॉर एंड पीस विद। पीस तो खैर कभी रहेगी नहीं उनके साथ, फिर भी नेबर हैं तो होप कर सकते हैं हम लोग। वॉर एंड एक सेकेंड, पीस विद पाकिस्तान, ठीक है। सो ये टॉपिक हम देखते हैं अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपने पास अभी बचा हुआ है बस 2 टॉपिक ही बचे हुए, 2-3 टॉपिक ही बचे हुए, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा।